तो छोड़ देंगे तो ये इट विल फॉल। तो ये क्यों? बिकॉज ग्रेविटी इज एक्टिंग, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लेकिन वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ लगता है? इधर 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 में कहाँ लगता है ना? तो एक पॉइंट है इस बॉडी का जहाँ पर ग्रेविटी यानी कि इसका वेट एक्ट करता है, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। तो जैसे अभी एक बॉडी को यदि हम लेंगे तो ये पार्टिकल भी इधर वेट होगा W1, अब इस पार्टिकल का इधर होगा W2। तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अभी ये जो बॉडी है अभी वो नीचे गिरेगा, तो इसका मतलब ये वेट लगेगा या ये वेट लगेगा, तो सभी वेट लगेंगे। लेकिन ओवरऑल जो है एक पॉइंट है इसमें, मान लीजिए यहाँ पर है, अभी ये वेट क्या करेगा? ये मोमेंट काम करेगा और ये इधर मोमेंट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो ऐसे ही इधर वाले जो पार्टिकल है ये भी इससे क्या करेगा? इधर W3 ऐसे मोमेंट करेगा। तो लेकिन तो ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी है, इसको एक जैसे मैंने ये डस्टर लिया तो अभी इसमें ये पार्टिकल्स है जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया। तो यदि मैं इसको यहाँ रखूँ तो ये इधर ऐसे टपल हो जाता है, यहाँ रखूँ तो यदि ये पॉइंट में रखेंगे क्योंकि इधर का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, बहुत सारा मास आ गया है ना, तो उसका मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये इधर रोटेट कर रहा है। अभी मैं इसको यहाँ पर सपोर्ट करूँ तो देखिए उधर घूम रहा है। अभी इधर का जो पार्टिकल्स हैं उनका वेट का जो मोमेंट है ज़्यादा हो रहा है। तो एक ऐसा पॉइंट है मैं ले सकता हूँ जिसमें मैं बैलेंस करूँ तो ये देखिए ये डस्टर जो है ये बैलेंस हो जाएगा। एक ऐसा पॉइंट है इसका, कहीं ना कहीं है, ये देखिए। अभी इस मोमेंट में भी इधर वाले पार्टिकल का भी मोमेंट है जो क्लॉकवाइज घुमाएगा आपके तरफ से, और इधर वाला एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा क्योंकि हर एक पार्टिकल को अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है। तो लेकिन ये कभी ना इधर गिर रहा है ना उधर गिर रहा है, तो ये बैलेंस्ड हो गया, यानी कि इक्विलिब्रियम में हो गया। तो इक्विलिब्रियम हम समझ चुके हैं। तो अभी इसका मतलब क्या है? इधर के मोमेंट और इधर के मोमेंट इक्वल हो गया। अबाउट विच पॉइंट? पॉइंट ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है इस पॉइंट में। तो इसका मतलब और एक पॉइंट समझ सकते हैं कि इट इज़ अ पॉइंट द बॉडी अबाउट विच द टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट of the weight of the particles is equal to the anti-clockwise moment of the weight of the particles about that point, जिसे मैंने अभी डस्टर में दिखाया। तो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो इसलिए जब मैंने इसको यहाँ पर बैलेंस किया ना, यहाँ पर बैलेंस किया तो ये नहीं गिर रहा है। अभी अर्थ देखिए कोई ना कोई पॉइंट है। अभी मैंने यहाँ बैलेंस किया तो ये डस्टर इज नॉट फॉलिंग, अभी नीचे नहीं गिर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वेट इसी जगह में लग रहा है जहाँ पर मैंने बैलेंस किया है। तो इसलिए ओवरऑल वेट एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हम बोल सकते हैं ओवरऑल वेट यहाँ पर एक्ट कर रहा है। इसलिए हम और एक तरीके से बोल सकते हैं the overall mass of this body is assumed to be concentrated somewhere here। तो उसी जगह में वेट लग रहा है और इसलिए मैंने यहाँ पर बैलेंस किया तो आई एम अप्लाइंग नॉर्मल रिएक्शन, तो ये बैलेंस हो गया। तो इसलिए वेट एक्ट्स एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो टोटल वेट एक्ट्स एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अभी ये पार्टिकल्स भी कर रहे हैं लेकिन इसके मोमेंट और उसके मोमेंट इक्वल है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी कुछ रेगुलर सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है। जैसे रॉड है तो उसका सेंटर हो जाएगा यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म है तो सिमेट्रिकली सेंटर में लेना। यदि सिलेंडर है
तो उसका भी मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस हो जाएगा। और यदि हॉलो स्फीयर है तो उसका सेंटर में हो जाएगा। सॉलिड स्फीयर मतलब ये पूरा जो है वो बॉडी मटेरियल से बना हुआ है, उसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है। और इसको यदि हॉलो सिलेंडर, हॉलो या सॉलिड सिलेंडर बोलेंगे तो सिमेट्रिक रहता है, तो इसलिए सेंटर ऑफ द और मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर ऐसे ले सकते हैं। अभी चैलेंजिंग कब आता है, जब ट्राइंगल का आता है। ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का क्या करना है, तो एक ट्राइंगल बनाना है, डायग्राम भी आ सकता है। तो ये जो वर्टेक्स है इसका अपोजिट साइड है ना, ये इसका मिड पॉइंट ले लेना पहले। तो ये आप मेजर कर ले, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है तो 3 है ना, मिड पॉइंट लेना है, तो इसको ज्वाइन कर दो। फिर ये वर्टेक्स लेना है तो इसका अपोजिट साइड ये हो गया, इसका भी मिड पॉइंट में ज्वाइन करना। तो याद रखना मिड पॉइंट में, तो कभी कभी बच्चा ऐसे ऐसे कर देता है, ऐसा तो दिख रहा है कि ये मिड पॉइंट नहीं है तो रॉन्ग हो गया, है ना, ऐसे बना देते हैं। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी रॉन्ग है, ये दिख रहा है ये मिड पॉइंट नहीं है, इधर कम है इधर ज़्यादा है ना। तो स्केल से मेजर करना, तो इसको बोलते हैं मीडियंस, तो इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो कहाँ पर है, एट इट्स सेंट्रॉइड लिख दीजिए, या एट द मिड पॉइंट, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, तो इसको बोलते हैं मीडियंस। तो एमसीक्यू आ सकता है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ट्राइंगुलर बॉडी इज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, मीडियंस, ऐसे ज्योमेट्रिकल लाइंस रहते हैं, बहुत टर्म्स है, तो उसको हिसाब से दे सकता है। तो आपने पढ़ा है कि इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, तो आपको इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस में लिखना है, तो याद रखिए। अभी ये ट्राइंगल का साइड दे सकता है, जैसे 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो पहले इसको कंस्ट्रक्ट करना है, कंपास से करना है, फिर मिड पॉइंट लेके ये बनाना है। दूसरा चैलेंज है हॉलो कोन, फिर सॉलिड कोन। तो हॉलो कोन कैसा होता है, यहाँ पर है ना, ऐसे बीच में हॉलो है, खाली है, और ये जो है सॉलिड कोन पूरा है। अभी आपको एक क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, जैसे आइसक्रीम का कोन है ना, ये खाली कोन है, एम्प्टी कोन, फिर उसको आइसक्रीम से भर दिया। अब इसको उल्टा करेंगे, उल्टा करके लेंगे, तो आइसक्रीम से भर दिया तो सॉलिड कोन हो गया। फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो क्या पढ़ना है, तो हॉलो कोन का h/3 फ्रॉम द बेस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कुछ बच्चे लोग खाली h/3 याद कर लेते हैं, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो h/3 फ्रॉम द बेस ये, और ये है h/4 फ्रॉम द बेस। ये h/4 फ्रॉम द बेस, तो h/4 फ्रॉम द बेस, तो क्या करना है हमें, तो एक आइडिया बता देता हूँ आपको। जब भी आप एग्ज़ाम में ड्रॉ करेंगे, यदि आया है क्वेश्चन, तो एग्ज़ाम शीट में ये ऐसे लाइंस रहता है ना, तो इसमें कितना स्पेसिंग लेना है, 1 2 3 4 स्पेसिंग देखिए, 1 2 3 4। तो यदि हाइट नहीं दिया है तो ऐसे बनाए, 4 स्पेसिंग ले लीजिए। तो ये बेस हो गया, और यहाँ से बोल रहे h/4, तो h/4 का मतलब क्या है, 1/4h, 1/4 ऑफ h। तो h में 4 स्पेसिंग लिया था, तो यहाँ से बेस से 1 स्पेसिंग लेके ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगा दीजिए,
आपको कुछ भी मेजर नहीं करना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ h/3 है, तो यहाँ 3 स्पेसिंग लेके कोण बना लीजिए, ये 1 2 3 स्पेसिंग, तो बेस से 1/3, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अभी कभी कभी वही आइसक्रीम, कोन इज फिल्ड विद आइसक्रीम, द कोन इज फिल्ड विद आइसक्रीम, विल इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज? ऑब्वियसली इट विल चेंज। यहाँ पर h/3 था, अभी h/4 हो गया और थोड़ा नीचे आ जाएगा बेस से। फिर आपको हाइट दिया रहेगा, जैसे पिछले बार दिया था हाइट 6 सेंटीमीटर, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? तो हॉलो कौन है, तो 1/3 6 कीजिए, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस लिखिए। तो ये याद रखना, फ्रॉम द बेस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पढ़ते हैं बहुत कंफ्यूज हो जाता है। और यदि सॉलिड है तो 1/4 ऑफ 6 यानी कि 1.5 फ्रॉम द बेस, ऐसे होता है। और कभी कभी व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स ऐसे पूछ लेंगे। तभी देखिए यहाँ पर ये आपको बेसिक मालूम है कि ये 1/4 ऑफ 6 है, h है, 1/4 ऑफ h तो पढ़ लिया। अब वो किधर से आपको नहीं पढ़ा, मान लीजिए यहाँ से आपने पढ़ लिया, तो आप तो यहाँ मार्क कर देंगे, तो बेस से, तो बेस से आपको मार्क करना है। तो अभी यहाँ पर 1.5, यहाँ से 1.5 है, तो वर्टेक्स से कितना दूर में होगा? तो ये टोटल 6 है, 6 माइनस 1.5, सो 4.5। सो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज लोकेटेड एट 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। ऐसे भी हो सकता है, ऑप्शन में आ सकता है MCQ, और ये ना हो कि 1.5 फ्रॉम बेस, ये लिखा हो 1.5 फ्रॉम द वर्टेक्स, ऐसा लिखा हो, वर्टेक्स से लिखा हो, तो आप सोचेंगे अच्छा 1/4 ऑफ 6 1.5 आया, तो वही राइट है। तो याद रखना कि ये बेस लिखा है कि वर्टेक्स लिखा है, तो वो याद रखना है। तो उसी हिसाब से आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में भी ये कौन बेस्ड क्वेश्चन है, आप उसको इस वीडियो देखने के बाद आप सॉल्व कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमेशा बेसिक्स में अच्छा क्लियर करना। तो ये h/3 पढ़ लेते हैं, थोड़ा घुमा दिया बस रॉन्ग, तो ये बेसिक याद रखना। फ्रॉम द बेस है, फ्रॉम द वर्टेक्स है, कभी माइनस करना पड़ेगा, कभी प्लस करना पड़ेगा, तो ये सब आप देख लीजिए। तो ये जो टेक्स्ट बुक में और भी सॉलिड्स हैं, तो उसमें डायग्राम और पोजीशन याद रख लीजिए। और रेक्टेंगल और होगा तो डायगोनल को बनाना है, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो इसी तरह स्क्वायर और रम्बस, तो उसी तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको याद रखना है। तो डेफिनेशन अभी क्या है, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, तो ये याद रखना है। जैसे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, तो यहाँ पर मैंने ये बैलेंस कर लिया, चलिए ये देखिए, है ना, बैलेंस हो गया ना। अभी मैं यदि इस यहाँ पर यदि पेन रख दूँ ना, तो ये पेन रख दूँ तो ये इधर गिर जाएगा। तो अभी ये पेन इधर रखने से ये इधर टर्न हो रहा है, तो अभी दिस इज नॉट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ना दिस इज नो लॉन्गर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस सिस्टम। तो अभी क्यों? क्योंकि इधर टर्न कर रहा है। तो यदि मैं ट्राई करूं तो इस साइड में थोड़ा इधर शिफ्ट करके तो मैं बैलेंस कर सकता हूं। मतलब अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर शिफ्ट हो गया, इधर। तो क्यों? क्योंकि इधर एक्स्ट्रा मास आ गया। तो जिधर मास होगा ज़्यादा, उधर ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अभी मैं इसको उधर ले जाऊं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उधर शिफ्ट हो जाएगा। सो व्हाट इज द फैक्टर अफेक्टिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, शेप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिक्स नहीं है, हाँ, तो उस मास के साथ चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ थोड़ा और मास लगा दिया यहाँ पर, तो देखिए इधर टर्न करेगी, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है, तो थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन पूछ सकता है, विच साइड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी शिफ्टेड इफ सम मास इज प्लेस्ड हियर। तो ये याद पूछ सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अभी जैसे इसमें और एक पॉइंट फॉलो कीजिए, हॉलो स्फेयर में। हॉलो मतलब ऐसा है,
मटेरियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड हियर ओनली, है ना, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आउट ऑफ द मास है. सो इज द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉसिबल वेयर नो मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड? तो आपको लिखना है यस. यस, एग्जाम्पल सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द हॉलो स्फीयर, हॉलो कोन, और एक रिंग होता है जैसे बैंगल, है ना, रिंग, तो उसका भी सेंटर में वेयर नो मास इज प्रेजेंट. तो रिंग, हॉलो स्फीयर, हॉलो कोन, तो ये कुछ एग्जाम्पल है वेयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज आउटसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास और वेयर नो मास इज प्रेजेंट सिमेट्रिकली. तो इसलिए ये एग्जाम्पल्स याद रखिए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए. अभी हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन के बारे में जानेंगे. तो सर्कुलर मोशन आपके सिलेबस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो यूनिफॉर्म मतलब क्यों बताया है? तो ये स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम. ठीक है, स्पीड सेम है. स्पीड जैसे यहाँ से यहाँ तक जाने में ये जो टाइम लगता है इतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगेगा. तो स्पीड सेम है. सो विच क्वांटिटी रिमेन्स सेम इन रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? तो आपको लिखना है स्पीड. ठीक है, अभी एक बॉडी जब इधर जा रहा है तो ये सीधा क्यों नहीं जाता है? तो क्योंकि इसके तरफ एक सेंटर के तरफ एक फोर्स एक्ट करता है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ टुवर्ड्स द सेंटर. तो इसका डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर. टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. तो आपको डायग्राम बनाने आ सकता है. मार्क द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स. इधर यहाँ पर कहाँ लग रहा है? सेंटर. तो ये बॉडी इधर जाना है, जा नहीं रहा है, तो ये ऐसे रहेगा. तो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर. सो दिस इज अ रियल फोर्स. रियल फोर्स होना चाहिए. जैसे आप एग्जांपल ले लेंगे तो ये मान लो सन है और ये अर्थ है. तो अर्थ घूम रहा है तो सन कंटिन्यूसली, ग्रेविटेशन ऑफ फोर्स ऑफ द सन इज एक्टिंग ऑन द अर्थ, that is acting as the centripetal force, that's why it is going in the orbit. अभी पॉइंट आता है, ये अर्थ को यदि ये अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो ये इधर जा रहा है, तो अर्थ क्यों नहीं जाता इधर? तो इसका पॉइंट ये है कि द अर्थ इज इन मोशन. तो ये मोशन में है, सामने की तरफ जाता है, तो इसलिए ये इधर नहीं जाएगा. अब यदि ये रेस्ट में आ गया, इधर इसका वेलोसिटी नहीं है, तो ये पक्का इधर चले जाएगा. मान लीजिए ये वेलोसिटी ख़त्म हो गया तो अर्थ उसी समय सन की तरफ जाना शुरू करेगा. अभी ये फिर इधर क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि सन इसको अट्रैक्ट कर रहा है एवरी पॉइंट में, एवरी मोमेंट. तो इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग सर्कुलर मोशन. सो नेम द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग सर्कुलर मोशन. सेंट्रीपिटल फोर्स. अभी और एक पॉइंट है, ये बॉडी आगे की तरफ जा रहा है, जो हम छोटा सा एलिमेंट लेंगे यहाँ पर, तो ये स्ट्रेट माना जा सकता है और ये इस डायरेक्शन में होगा, तो इसको बोलते हैं टेंजेंट, है ना. तो वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट. अभी टेंजेंट क्या है? एक जो कर्व है, उस कर्व को जो एक ही पॉइंट में टच करता है उसको टेंजेंट बोलते हैं. तो अभी यहाँ पर यदि हम ड्रॉ करना चाहेंगे तो इस यदि बॉडी ऐसे जा रहा है तो इधर ड्रॉ करूँगा, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा इस पॉइंट पे. तो देखिए इधर में उधर था, यहाँ पर जाते जाते नीचे आ गया, तो वेलोसिटी चेंजेस डायरेक्शन.
तो इसका डायरेक्शन लेना जरूरी है, इसलिए चेंजेस डायरेक्शन, सो इट इज़ अ वेरिएबल क्वांटिटी हियर। तो वेरिएबल है और क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है और वेरिएबल भी है, मतलब चेंज हो रहा है। तो स्पीड सेम है, जैसे 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड ऐसे जा रहा है, लेकिन फिर वेरिएबल स्पीड क्यों बोलेंगे? बिकॉज इट चेंजेस द डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट। ओनली ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन वेलोसिटी इज वेरिएबल। v is along the tangent, f is towards the center। तो इसलिए यहाँ एक्सेलरेशन भी लेते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो भी टूवर्ड्स द सेंटर। अभी फोर्स का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है हमेशा फोर्स, तो कांस्टेंट फोर्स है लेकिन वेरिएबल है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कभी इधर लग रहा है, यहाँ है तो उधर लग रहा है, तो हम फोर्स का भी वेरिएबल बोल सकते हैं। एक्सेलरेशन ऑल्सो चेंजिंग डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इज अलोंग द फोर्स, अलोंग द रेडियस, तो वो भी वेरिएबल है। सो वन क्वांटिटी व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड, वन क्वांटिटी विच इज़ वेरिएबल, तो वेलोसिटी लिख दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन ये आता है। तो अभी ये इनर्शिया के लिए ये आगे जाना चाहता है ना, आगे जाना चाहता है, लेकिन वो कंटिन्यू फोर्स है, तो इसलिए ये सर्कुलर मोशन में एक पाथ में जाएगा। तो अभी इसके पास क्या है, वेलोसिटी यानी इधर जाने का टेंडेंसी। तो मान लीजिए एक स्ट्रिंग को ऐसे ले लीजिए और एक पत्थर ले लीजिए, है ना, और इसको ऐसे घुमाइए, पत्थर को घुमाइए, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये स्ट्रिंग ऐसा ढीला नहीं रहेगा, तो ये स्ट्रेच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेंशन आ गया। सो टेंशन ऑन द स्ट्रिंग विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फोर्स, तो ये इधर घूमना शुरू करेगा, तो टेंशन विल बी ऑन द स्ट्रिंग एवरी टाइम। ये अब मान लीजिए यहाँ पर आया, ऐसे घूम रहा था, है ना, यहाँ पर आया, चलिए यहाँ पर ले लेते, और ये रस्सी टूट गया, तो क्या होगा? तो ये बॉडी किधर जाएगा? तो इधर का सेंस है ये, तो इसको तो इसका वेलोसिटी तो इधर है, अभी यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहेगा क्योंकि रस्सी टूट गया, टेंशन नहीं होगा, तो ये बॉडी इधर जाएगा। तो अलोंग द टेंजेंट वेयर दिस फ्रॉम वेयर दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज मिसिंग, और ये वेलोसिटी मिस करेगा, नहीं रहेगा, तो फिर ये इधर जाना शुरू करेगा, जैसे अर्थ के बारे में मैंने बताया। तो ये है कुछ पॉइंट। अभी एक बॉडी ऐसे जा रहा है और उसको यहाँ इस फ्रेम से हम देख रहे हैं, तो जब ये टूट गया तो ये यहाँ चला गया, अभी ये भी हम भी घूम रहे हैं और ये बॉडी भी आगे जा रहा है, तो जब हम यहाँ जाएंगे तो ये बॉडी देखेंगे यहाँ पहुँच गया, ऐसा है, तो हमको लगेगा कि ये हमारे सामने ही है, पहले यहाँ था अभी यहाँ चला गया, यानी कि इस लेवल में चला गया, यहाँ पर इस लेवल में, तो हमको लगेगा कि ये बॉडी तो ऐसे जा रहा है क्योंकि हमारे सामने ही रहेगा। अभी ये इधर जाएगा, हम यहाँ जाएंगे, तो ये फिर हमारे सामने ही रहेगा, लेकिन वो बाहर चला गया, इस डिस्टेंस में चला गया, तो लगेगा कि ये बॉडी जो है, हमको लगेगा यहाँ से कि ये बॉडी बाहर की तरफ जा रहा है, लेकिन एक्चुअली नहीं जाता है, तो एक्चुअली तो जा रहा है इधर, लेकिन हमको लगेगा क्योंकि हमारे सामने 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 रहता है, तो हमको लगेगा तो ये तो हमारे सामने से दूर जा रहा है, देखिए यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया इस डिस्टेंस में। तो इसलिए हम एज्यूम करेंगे कि कोई एक फोर्स है जो इसको बाहर की तरफ ले जा रहा है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन ये एक्चुअली ऐसे कोई जा रहा है, ये बॉडी यहाँ से ऐसे जा रहा है, नहीं जा रहा, ये तो इधर जा रहा है, वो तो हमको लगता है ऐसे कि ये इधर जा रहा है, तो इसलिए ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्चुअल फोर्स है,
या फिक्टिशियस बोलते हैं इसको, डुप्लीकेट, फिक्टिशियस फोर्स। और किधर लगता है, अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, ये हो गया। अभी ये रियल फोर्स नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट द रिएक्शन फोर्स, नॉट द रिएक्शन फोर्स, अपोजिट है लेकिन रियल फोर्स नहीं है, नॉट द रिएक्शन फोर्स। तो इस तरह से ये डिफरेंस आ सकता है और डायग्राम आ सकता है, मार्किंग ऑफ वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन ये आ सकता है, और ये कुछ क्वेश्चंस इसमें से पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आप चैप्टर 1